आज हम ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है, लेकिन एक राज ऐसा है जो कोई नहीं जानता। हर कोई यही कहता है कि उस शख्स को पुलिस ने मारा है, आर्मी ने मारा है, लेकिन सच्चाई क्या है? क्या सच में उसको पुलिस ने मारा था, आर्मी ने मारा था, या उसने खुदकुशी की थी? वैसे तो ये टॉपिक बहस करने वाली है, पर हम आपको बताएंगे कि आखिर सच क्या है। आपने अभी तक जो स्टोरी सुनी है उसमें से थोड़ी सी स्टोरी हमारी अलग है। लास्ट तक आप बने रहे स्टोरी में, आपको सच क्या है पता चल जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि $420 मिलियन एक इंसान एक हफ्ते में कमाता था, तो ये आपके लिए और मेरे लिए इस पे यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। सोचो कि ऐसा इंसान था जिसके पास पैसे ना होने के कारण उसको अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करनी नहीं मिली थी, लेकिन कुछ सालों के बाद ये बंदा इतना अमीर हो जाता है कि महीने के $2 लाख सिर्फ रबर बैंड पे खर्च करता था, क्योंकि पैसों को बांध पाए। एक समय पर फेक डिप्लोमा डिग्री, फेक लॉटरीज बेचने वाला, गाड़ी चुराने वाला, ये इंसान एक ऐसे समय पे आ जाता है इसके साल की कमाई का 10% यानी कि $2.1 मिलियन, मतलब कि 174 अरब इंडियन रुपीस। इतने पैसे घर में ऐसे पड़े हुए रहते थे और उनको चूहे कुतरते थे, या फिर कह लो पैसे खराब हो जाते थे। मैं बात कर रहा हूँ अभी तक की दुनिया के सबसे बड़ा ड्रग्स माफिया की, किंग ऑफ कोकीन की, पाब्लो एस्कोबार। कोलंबिया का रहने वाला पाब्लो दुनिया की 80% कोकीन की डिमांड पूरी करता था, जिसकी वजह से इसे कोलंबियन ड्रग लॉर्ड बोला जाता था। किसी इंसान को सही और गलत चीजें नहीं समझ में आती है और उसे सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है, तो इंसान क्राइम की दुनिया में इस हद तक जा सकता है कि उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि वो क्या सही कर रहा है और क्या गलत कर रहा है। आज हम इस वीडियो से ये चीज़ें देखेंगे कि एक सिंपल सादा फैमिली का गरीब इंसान का बेटा एक ड्रग माफिया कैसे बन गया, कैसे एक मामूली सा चोर, एक मामूली सा किडनैपर इतना बड़ा पावरफुल बन गया कि अपने मन के हिसाब से अपने देश का कानून बदल देता है। साउथ अमेरिका के नॉर्थ वेस्ट में बसा कोलंबियन एक देश है जिसके मिडिलियन शहर के पास एक कस्बा है जहाँ 1 दिसंबर 1949 को पाब्लो का जन्म होता है। एक्चुअल में पाब्लो का ये सपना था कि वो पढ़ाई लिखाई करके बड़ा बनकर देश का एक प्रेसिडेंट बने। उनके पिता के पास इतना पैसा नहीं था कि वो पाब्लो को पढ़ा पाए, क्योंकि वो खेती करते थे। पाब्लो की मम्मी जो थी वो स्कूल टीचर थी और उनके पैसों से कैसे वैसे करके पाब्लो की स्कूल तक पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है। लेकिन आगे कॉलेज की महंगी पढ़ाई पूरी करने के लिए जो दिक्कत आई पाब्लो के लिए, वो थी पैसा। फिर उसने सोचा कि मेरी फैमिली की ऐसी हालत क्यों है और इसके पीछे का रीजन क्या है। तब उसने अपने घर की गरीबी देखी और उसने तय किया कि मैं 22 साल तक जब होऊंगा तब मैं करोड़पति बनूंगा। कॉलेज के टाइम पे उसने ऑलमोस्ट क्राइम की दुनिया में पैर डाल दिया था। पैसे कमाने के लिए वो कब्र के ऊपर सोने पत्थर होते हैं, वो उनको निकाल के बेच देता था। तो उसने देखा कि इससे ज्यादा पैसा नहीं बन रहा है, तो उसने क्या किया कि लग्जरी जो गाड़ियां थी उनको चुरा के बेचना स्टार्ट कर दिया। पहली बार 1974 में गाड़ी चुराने की वजह से ये जेल चला जाता है। क्राइम की शुरुआत तो उसने मजबूरी में की थी, लेकिन अब उसको इस फील्ड में मजा आ रहा था। जेल में उसने ऐसा सोचा कि अभी मुझे कुछ ऐसा काम करना है जिससे एक ही बार में मुझे हजारों डॉलर मिलना चाहिए। फिर इसके माइंड में आया कि किडनैपिंग करना है, तो उसने क्या किया, किडनैपिंग का काम स्टार्ट कर दिया। अर्ली 70s में इसके हाथ एक बड़ा शिकार लग गया। इसने कोलंबियन बिजनेस में डिगो एचवारिया को किडनैप करने का प्लान कर दिया और प्लान के मुताबिक वो सक्सेस भी हुआ पहले किडनैपिंग में। उसके बाद पाब्लो ने उसके घर वालों को $50,000 की फिरौती मांगी और ये पैसे उनको दे भी दिया। कुछ हफ्ते के बाद कोलंबियन क्रिमिनल्स के बीच में एक ऐसी हवा उड़ गई कि एक बड़ा इंसान आया है। तब पाब्लो को जाना माना एक किडनैपर माना गया। जब पाब्लो मशहूर किडनैपर की जिंदगी जी रहा था, तब उसकी नजर एक व्हाइट पाउडर पे पड़ती है। उसको पता चलता है कि सफेद पाउडर के बारे में, ये पाउडर था कोकीन। उसके बाद वो बहुत ही जल्द समझ जाता है कि जितना पैसा वो 10 किडनैपिंग करके फिरौती मांग के जितना कमा रहा है, उससे ज्यादा तो पैसा इस पाउडर में मिलता है जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं या फिर यहाँ से उठा के दूसरी जगह पे लेके डिलीवर करना होता है। उसके बाद पाब्लो ने किडनैपिंग तो चालू रखी, उसके साथ साथ उसने एक ऐसी गैंग ज्वाइन करी जो गैंग ड्रग्स को डिलीवर करती थी। उसके बाद पाब्लो बड़े बड़े ड्रग्स डीलर के साथ भी काम करना स्टार्ट करता है। एक दिन जब 14 किलो की ड्रग्स डिलीवरी करने का काम उसको मिलता है, तब एक माफिया होता है जो उसके साथ थोड़ा सा उसका बहस होता है। इस ड्रग माफिया का नाम था फेबियो और ये कोई नॉर्मल ड्रग डीलर नहीं था, ये मैग्नी का मोस्ट पावरफुल ड्रग लॉर्ड था। उसने उसको इसलिए मारा कि उसने पाब्लो की बेइज्जती कर दी थी और पाब्लो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद फेबियो के साथ उसकी थोड़ी सी बहस चलती, दोनों एक दूसरे के साथ हाथापाई करते हैं। उसके साथ वहाँ पे करीब 10 से 11 लोग मौजूद थे, लेकिन उनके साथ ये पाब्लो अकेला भिड़ जाता है। पाब्लो को अपने ऊपर का गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। फिर उसने क्या किया, अपने पास जो गन थी उसको निकाल के उसने शूट कर दिया। ये पाब्लो का पहला मर्डर था। इतने बड़े माफिया को मारने के बाद पाब्लो का बड़ा नाम बनता है, लोग उससे डरने लगते हैं।
पाब्लो इस कोकीन की दुनिया में इतनी तेजी से आगे बढ़ता है कि इसकी हर जगह पे दबदबा बन चुकी थी। मार्च 1976 को इसने 15 साल की लड़की से शादी कर ली। उसी साल पाब्लो ने मेडलिन कार्टन का नाम एक ड्रग्स बेचने का ऑर्गेनाइजेशन निकाल दी। दुनिया का ये पहला बंदा ऐसा था जो यूएस बॉर्डर के अंदर जाके ड्रग्स बेच के आता था। कुछ टाइम के बाद रिजल्ट ऐसा आया कि वहाँ के लोगों को ज्यादा आदत लग गई, ड्रग्स की लत सी लग गई। फिर पाब्लो को ये ऑर्गेनाइजेशन मंथली के 70 से 80 टन कोकीन यूएस में बेचने लगा। हम ये जो बात कर रही है 80s की बात कर रहे हैं। उस टाइम पाब्लो इतना अमीर हो गया था कि उसके पास खुद के हेलीकॉप्टर्स थे, 2 सबमरीन्स थे और 32 यार्ड्स थे। थोड़ा सा आप सोच के देखिए कि बड़े बड़े देशों के पास भी आज के जमाने में सबमरीन नहीं है, लेकिन इस बंदे के पास इतना पैसा था, इतना अमीर था कि इसके पास खुद की सबमरीन थी। और इन चीजों का इस्तेमाल क्यों करता था पता है आपको? ड्रग्स को इलीगली ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इसके अलावा उसके पास 142 एरोप्लेन्स थे जो उसको मदद करते थे इसी काम में। इसी काम के लिए पायलट्स को हर एक बंदे को $5 लाख पे करता था। उस वक्त में कोलंबियन में सिर्फ और सिर्फ 2 ही एयर जेट थे, जिसमें से एक पाब्लो के पास था। और इस जेट को खुद पाब्लो उड़ाता था और उसके अंदर क्या रहता था? सिर्फ और सिर्फ पैसा और ड्रग्स, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ये प्लेन ऑलमोस्ट हमेशा कोलंबिया से यूएस के लिए उड़ान भरती थी। ड्रग्स डिलीवरी के मामले में पाब्लो का दिमाग इतना तेज था कि कोई सोच भी नहीं सकता। पाब्लो ड्रग्स को मछली के पेट में डालकर स्मगल करता था, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसका माल पकड़ने लगा। पाब्लो का जो लॉस हो रहा था उसको देख के उसने एक दिमाग में नया आइडिया निकाला। पुलिस को चकमा देने का सोचा जिससे वो डिलीवरी ठीक से कर पाता। ये बंदा क्या करता था कि जो हम लोग जीन्स पहनते हैं उस जीन्स को कोकीन की लिक्विड में डुबोता था, जिससे वो कोकीन जो था जीन्स के अंदर अब्जॉर्ब होता था। और उधर दूसरे देश में इसके आदमी जो थे जीन्स को केमिकल में डुबोकर इसके अंदर का कोकीन निकालते थे। कुछ हफ्ते कुछ महीने ऐसे ही इसका काम चलते रहा, लेकिन उसके बाद जब इसका इस तरीके के बारे में पुलिस को पता चला, उसने क्या किया कि आप इसको अच्छे से सुनना, आपको बहुत मजा आएगा। पाब्लो ने जीन्स को एक्सपोर्ट करना चालू रखा, उसको बंद नहीं किया, लेकिन जो प्रोसेस वो जीन्स के साथ करता था वही चीज सेम टू सेम अब वो क्या करने लगा? बॉक्स के साथ करने लगा। और फर्क सिर्फ इतना था कि पहले जीन्स के साथ कोकीन जाता था, अब बॉक्स के साथ कोकीन जाने लगा। पुलिस उन जीन्स को चेक करती थी जहाँ पे कोकीन होता ही नहीं था और जो बॉक्स थे उसको फेंक दिया जाता था। फिर वहाँ पाब्लो के आदमी कूड़ेदान पेटे से बॉक्स को उठाते थे और वहाँ से कोकीन निकालते थे। उसके पास इसी तरह के कई सारे पैसे थे और जिसके मदद से वो क्या करता था, कई सारे टन जो कोकीन था उसको यूएस में बेचता था। पाब्लो के धंधे में एक अलग तरीके का एक नियम था। वो कहता था कि मेरे धंधे के बीच में मत आओ, अगर मेरे धंधे के बीच में आते हो तो तुमको घूस लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर तुमको और तुम्हारी फैमिली को जान से मार दिया जाएगा। यानी कि सिर्फ 2 ऑप्शन मिलते थे, एक तो पैसा ले लो या फिर अपनी जान दे दो। पाब्लो ने लाइफ में इतना पैसा कमाया था कि उसको रखने के लिए उसके पास कोई जगह ही नहीं थी, इसलिए इसने 800 से भी ज्यादा घर लिया था। और एक टाइम ऐसा है कि उसके पास पैसे रखने के लिए वो 800 घर भी कम पड़ने लगे। उसके बाद उसने जमीन खुदवा कर उसके अंदर पैसा रखना शुरू कर दिया। आप उसकी अमीरी के अंदाज इस लेवल पे लगा सकते हो कि एक रात क्या होता है कि उसकी बेटी को ठंड लगती है और उसके कारण उसने $2 मिलियन को ना आग लगा दिया। क्यों? क्योंकि उसको ठंड लग रही थी, यानी कि इंडियन लगभग 16 करोड़ रुपए। पाब्लो ने बहुत ही बड़ा एक घर बनवाया था जिसका नाम था हसिंदा नेपल्स। एक काफी ज्यादा बड़ा घर था और लग्जरी घर था जिसके अंदर एक जू भी था। उसके जू में इतने सारे जानवर थे कि किसी कोलंबियन के जू में नहीं रहेंगे। उसके घर में हेलीपैड था, एयरपोर्ट था, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। पाब्लो तो काफी ज्यादा पैसा कमाया था, बहुत सारा ब्लैक मनी था और वो समझ चुका था कि इस पैसे को अगर सेफ रखना है तो सरकार उसके जेब में होनी चाहिए। उस समय पाब्लो ने एक कोलंबियन सरकार को एक ऑफर दिया, मैं तुम्हें $10 बिलियन देता हूँ, जो की इंडियन रुपीज में अगर देखा जाएगा तो 80,000 करोड़ रुपए होता है, जिससे आपका देश का कर्जा पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बदले वो चाहता था कि सरकार उसके धंधे को सपोर्ट करे, लेकिन सरकार ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद उसने खुद डिसीजन लिया कि उसको पॉलिटिशियन पावर में आना है। अपनी मनी की पावर से उसने अपने जनता के बीच में ऐसी छवि बनाई जस्ट लाइक अ रॉबिन हुड। उसने वहाँ पे कई सारे स्टेडियम बनाए, चर्च बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, काफी सारे गरीब लोगों को घर बना के दिया, पैसे दिए लोगों को। इस अच्छे काम की वजह से 1982 को इलेक्शन में जीत जाता है, लेकिन ये पावर उसके पास ज्यादा टाइम तक नहीं टिकी। 2 साल के बाद यानी कि 1984 को उसको जबरदस्ती से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि अपोजिट जो पार्टी थी इसके, तो इसके काले करतूतों को बार बार हाईलाइट करना शुरू कर दिया। उसके बाद पाब्लो ने अपना काम और ज्यादा स्पीड से करना शुरू कर दिया। 1989 में इसको 7th रिचेस्ट आदमी करके घोषित कर दिया गया। इसका जो नेटवर्क था ऑलमोस्ट 25 बिलियन अमेरिकन डॉलर इतनी थी। अगर आज के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो 1825 अरब रुपए जितनी होती है। इसने पॉलिटिशियन में गया तो था दोस्ती बढ़ाने के लिए, लेकिन इसका सब उल्टा हो गया, इसके दुश्मन बढ़ गए। लुइस कार्लोस जो कोलंबियन प्रेसिडेंट थे, जो पाब्लो के दुश्मन बन चुके थे। पाब्लो ने क्या किया, 18 अगस्त 1989 को इनको गोली मार के इनकी हत्या कर दी। 29 नवंबर 1989 को 203 नामक एक विमान को उड़ा दिया। सोचो कि इस फ्लाइट में ऑलमोस्ट 107 लोग बैठे थे और उसने इतने सारे लोगों को मारा। क्यों? क्योंकि इसको
प्रेसिडेंट कैंडिडेट्स को मारना था। उनकी इतनी अच्छी किस्मत थी कि वो उस फ्लाइट में थे ही नहीं। उनको पहले से खबर लग गई थी कि पाब्लो कुछ करने वाला है। उसने अपने दुश्मनों को मारने के लिए खुद की एक आर्मी भी बना ली थी और उसने उस आर्मी बनाने के लिए ऑलमोस्ट 16 अरब रुपए खर्च किए था। क्यों? अपने दुश्मनों को मारने के लिए। पाब्लो ने अपने जीवन में ऑलमोस्ट 4000 से भी ज्यादा लोगों को मारा है, जिसमें से 200 जजेस थे और 1000 से भी ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स थे। अब इस टाइम पे क्या होता है कि कोलंबिया के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ जाता है। उस वक्त वो प्रेसिडेंट थे जो बम धमाके से बचे थे। उन्होंने पाब्लो को सरेंडर करने की वार्निंग दी, जिसके बाद पाब्लो ने गवर्नमेंट के सामने 2 शर्तें रखी। पहली शर्त ये थी कि यूएस के साथ जो एक्स्ट्रा एडिशन टीटी का समझौता किया था उसको खत्म किया जाना चाहिए। ये वो नहीं चाहता था कि वो यूएस के जेल में सड़े, जहाँ 2x2 का जमीन नसीब होता है। दूसरी शर्त ये थी कि पाब्लो अपनी खुद की बनाई हुई जेल में रहना चाहता था और उसमें भी ये शर्त था कि उसके जेल के आसपास कई किलोमीटर तक पुलिस नहीं आना चाहिए। कोलंबिया सरकार के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर के साथ साथ उसका ये दूसरा पाब्लो का भी दबाव था। इसलिए इस बार पाब्लो का जो भी प्रपोजल था उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। आप खुद सोचो कि इस बंदे के पास क्या पावर थी जिसने देश की कानूनी बदल दी। तब उसने कहा कि अगर आपको ये मंजूर है तभी मैं सरेंडर करूंगा। इस जेल का नाम था कैथेड्रल। जेल किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। क्या नहीं था इसके अंदर? स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, क्लब, वाटरफॉल्स, एवरीथिंग, एयरपोर्ट, सब कुछ था इसके अंदर। पाब्लो जेल में होने के बावजूद भी अपना धंधा कभी बंद नहीं किया। वो बिजनेस हमेशा चलता रहा। सरकार ये सब कुछ देखते हुए उन्होंने एक निर्णय लिया कि ये सब कुछ हमेशा के लिए बंद करने के लिए पाब्लो को इस जेल से निकाल के कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट करने का फैसला लिया। जब पुलिस ऑफिसर्स उसको लेने के लिए वहाँ पे आने वाले होते हैं, उसको पहले से पता चलता है, तो उसके बाद वो क्या करता है कि अपने 9 साथीदारों को लेके वहाँ से फरार हो जाता है। इसके बाद उसको 2 साल तक कोई ढूंढ नहीं पाता है। कुछ लोगों का कहना ये होता है कि वो देश छोड़ के भाग गया। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अभी भी पाब्लो इसी देश में है। पुलिस वालों की वजह से पाब्लो ने अपनी सिक्योरिटी कम कर दी थी ताकि किसी को शक ना हो जाए। फिर यूएस और कोलंबियन गवर्नमेंट ने मिलकर एक टीम बनाई जिसका नाम था सर्च ब्लॉक। इस टीम में 600 से भी ज्यादा आदमी थे और 24 आवर्स घंटे इसको ढूंढा जा रहा था। 1 दिसंबर 1993 को पाब्लो का जन्मदिन था। उस दिन अपने बच्चों और घर वालों से ऐसे ही बात करने के लिए उसने घर पे कॉल किया। जैसे इधर से कॉल गई, सर्च ब्लॉक के टीम ने इसका फोन ट्रेस किया और उसकी लोकेशन पता चल गया। ये उसी शहर में किसी एक घर में छुपा हुआ था। उस रात टीम पहुंच जाती है और उसको चारों तरीके से घेर लेती है और वहीं पे उसको 3 गोलियां मार दी जाती है और उसको मार दिया जाता है। पाब्लो का पैसा कहाँ छुपाया हुआ है वो सिर्फ वही जानता था। इसके मरने के बाद इसके भतीजे ने मीडिया को बताया कि उसके घर के दीवार में $18 मिलियन मिले थे। पता नहीं इसने अपना पैसा कहाँ पे छुपा के रखा हुआ है। ये स्टोरी पाब्लो की, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। जब पाब्लो का पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें उसको 3 गोली लगी थी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट गोली जो थी उसके हेड में लगी थी और वो गोली थी 22 mm की। और आप इस फोटो में देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी पुलिस ऑफिसर, जो आर्मी वाले हैं, इनके पास ऐसी राइफल कोई भी नहीं है कि जिसके अंदर 22 mm की गोली हो सकती है। ओके, तो आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या ट्विस्ट है, राइट? जैसे कि मैंने बताया कि 2 साल तक उसको कोई भी ढूंढ नहीं पाया था, राइट? तो उस टाइम में उसने अपनी फैमिली को बोला था कि तुम इस देश से बाहर चले जाओ क्योंकि गवर्नमेंट या फिर उसके गुंडे या फिर उसके जो दुश्मन है उसको मार सकते हैं। उनकी फैमिली जर्मनी पहले चली गई, उसके बाद ऐसे कई सारे देशों में जाने की कोशिश की, लेकिन हर एक देश उनको रिजेक्ट किया और उनको उनके देश में आने से रोक दिया। एक दिन पाब्लो अपने बच्चे के साथ बात कर रहा था तो उसने बताया था कि अगर कभी ऐसी मुसीबत आती है तो अपने आप को मार देना, खुदकुशी कर लेना। अपना राइट साइड का जो कान है उसके ऊपर मार देना, उससे बचने की चांसेस बिल्कुल भी नहीं थी। और आप जानते हो पोस्टमार्टम में क्या रिपोर्ट था? परफेक्टली उसी जगह पे गोली लगने से उसकी मौत हो गई थी। तो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि हमने मारा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर इतना मारने वाले को काफ़ी ज़्यादा बड़ा इनाम था। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हुई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।